going to start the class. Can I ask you a question? डॉक्टर साहब आप भी प्लीज आगे आ जाए वहाँ पे. आपके ख्याल में हमारी सोसाइटी में फीमेल्स में सुसाइडल टेंडेंसी की कॉजेस क्या हैं? हमारी पाकिस्तानी सोसाइटी में फीमेल्स में सुसाइडल टेंडेंसीज जो हैं उनकी रीजंस क्या क्या हैं? क्यों होती है सुसाइड? डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से होती है. जी. और डॉक्टर इमोशनली इतनी स्ट्रांग नहीं होती. इमोशनली डिस्टर्बेंस कभी सोचा कि क्या क्या रीजन हो सकती है, किसकी वजह से वो इमोशनली इतना है? फैमिली प्रेशर होता है. वेरी गुड. किस रीजन की वजह से फैमिली प्रेशर होता है? वेरी गुड. इनफर्टिलिटी की वजह से. और किसकी वजह से? मिसकैरेज की वजह से. वेरी गुड. तो कितना प्रेशर बिल्डअप होता है? मिसकैरेज की वजह से, इनफर्टिलिटी की वजह से आपके ख्याल में इतना प्रेशर बिल्डअप हो जाता है कि द वुमेन अल्टीमेटली गो टुवर्ड्स सुसाइडल टेंडेंसीज. ऐसा होता है. सो थैंक यू वेरी मच. आई जस्ट वांटेड टू शो यू कि आज जो हमने टॉपिक मिसकैरेज का पढ़ना है उसकी सिग्निफिकेंस क्या है और हमें क्यों पता होना चाहिए एंड व्हाई वी शुड बी एबल टू ट्रीट इट. ठीक है जी. सो आई एम डॉक्टर साइमा एंड आई एम वर्किंग एज एसोसिएट प्रोफेसर ओवर हियर. फाइन. So this is my first interaction with this batch. So can I know your names please quickly? Doctor Sulaiman. Dr. Zia. Turab. जी Dr. Ahmed. Munir Ahmed. जी. Mohammed Ahmed. जी. Dr. Talha. Dr. Laik. जी. Madam. Rosha. Okay. बहुत different नाम है इस बैच में. जी. फिजा. रोशा का मीनिंग क्या है? रोशन. जी. बेटा. इल्सा. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इल्सा? क्या बात है. जी. वेरी यूनिक नेम्स कलेक्शन. जी. हाँ जी. मदिया. जी. हिरा. जी. बेटे. बुशरा. जी. महविश. जीनत. वजीहा. जी. आप में से कौन है जो गायनेकोलॉजिस्ट नहीं बनना चाहता? वेरी गुड. कैन यू नेम वन रीजन और यू डोंट वांट टू बी अ गायनेकोलॉजिस्ट? हेक्टिक रूटीन होती है. बिल्कुल. जी. और सर आप क्यों नहीं बनना चाहते? आप इतने मासूम तो नहीं लग रहे कि जो फैमिली के लिए आप बिल्कुल सर झुका के मान लेंगे. जी. फीमेल इंटरेक्शन में आपको लगता है और वो जो इतने बड़े बड़े गायनेकोलॉजिस्ट है वो कैसे? मैं आपको एक बात बताऊं, वैसे हमारी सोसाइटी का एक माइंड ये भी होता है कि हम जितनी भी वो बड़ी गायनेकोलॉजिस्ट बन जाए वो जो सर्जरी वो कहते हैं कि जी मेल्स कर सकते हैं, वो ऐसे भी तो होता है. जी. और आप क्यों नहीं बनना चाहती बेटा? आप बनना चाहती जी. इधर से. और कौन? जी सर आप क्यों बनना चाह रहे? इंटरेस्ट में. ठीक है. और बनना कौन चाह रहे हो? एक हाथ भी है. जी. वेरी गुड. जी. बेटा आप क्यों बनना चाह रहे हो? फैमिली. और मैम सर्जरी में इंटरेस्ट है तो लाइक गायनेकोलॉजिस्ट बनेंगे तो सर्जन. तो क्योंकि जनरल सर्जन बनोगे तो प्रैक्टिस तो चलनी नहीं है. बेहतर है कि गायनेकोलॉजिस्ट बनते. जी. बेटे आप क्यों बनना चाहेंगे? इंटरेस्ट. थैंक यू वेरी मच. So let's start with the presentation with the scenario. Okay. I am going to read the scenario. My reading. A 23 years old nulliparous woman has had 6 weeks of amenorrhea. She has not been using any contraception and she normally has a regular menstrual cycle every 28 days. Fine. Pregnancy test is positive and she has noticed slight vaginal spotting. I will give you 2 minutes and just think over it that what is the diagnosis. आपके पास बुक्स हैं, आपको मैंने इंटरनेट का पासवर्ड दे दिया है और आप अपने फ्रेंड्स से भी मशवरा कर सकते हैं एंड जस्ट कम अप आफ्टर 2 मिनट्स के व्हाट इज द डायग्नोसिस इन दिस पर्टिकुलर फील्ड. इस पे सोचिए प्लीज. Okay. Yes. What is the diagnosis? Differential. Very good. So what are the differentials? Ectopic pregnancy. Very good. और threatened miscarriage. सिर्फ threatened या कोई और miscarriage भी हो सकता है? So miscarriage. So number 1 is ectopic. Number 2 is miscarriage. और भी कुछ हो सकता है?
इधर से भी आवाज आई थी मोलर प्रेगनेंसी, वेरी गुड, और लोकल कॉजेस, वेरी गुड, ओके। प्रॉब्लम बेसिकली क्या होता है कि जब भी हम इम्तिहान लेने बैठते हैं फाइनल ईयर से और हम एक क्वेश्चन पूछते हैं क्योंकि बेटा जो पेशेंट आई है ना तो 12 वीक्स पे आई है एंड शी हैज प्रेगनेंसी ऑफ 12 वीक्स एंड नाउ शी इज ब्लीडिंग विजाइनली, तो डिफरेंशियल क्या है, आगे से जवाब आता है मैडम प्लेसेंटा प्रीविया। अब बाहर निकल के कहते हैं कि मैडम घर से लड़कियां आई हुई थी, मैडम ने सिर्फ एक सवाल पूछा और उसके बाद मुझे बाहर भेज दिया। सो प्लेसेंटा प्रीविया और एपीएच क्या होता है? After 24, thank you very much. It should be very much clear कि if early pregnancy में bleeding है less than 24 weeks तो उसके differentials देखिए जरा क्या हो सकते हैं। miscarriage हो सकता है और very good, और क्या हो सकता है, molar pregnancy हो सकती है। Fine. So let's have a look the causes of early bleeding in pregnancy. It can be miscarriages, it can be ectopic and it can be hydatidiform mole, ठीक है। सो अगर मैं अब आपसे एग्जाम में पूछूंगी कि 12 वीक्स पे पेशेंट ने प्रेजेंट किया ब्लीडिंग के साथ तो आप मुझे क्या बताएंगे? प्लेसेंटा प्रीविया? नो, सो डिफरेंशियल शुड बी miscarriage, ectopic pregnancy and hydatidiform mole. And if the patient presents to you with bleeding at or after 24 weeks, so what would be the differential? Placenta previa, placental abruption. So it is very much clear to you. So out of these three entities, we are going to study one. और वो क्या है? This is miscarriage. Okay. Now what do you know about miscarriage? किसी को आइडिया miscarriage होता क्या है? Very good. Loss of pregnancy before 24 weeks. अच्छा कुछ और भी आवाजें आ रही हैं। Before age of viability. Very good. What is age of viability? 24 weeks. हमेशा हर जगह दुनिया के हर कोने में। पाकिस्तान में क्या है age of viability? 20 सर कह रहे हैं 28 weeks है जी, और 24, 28 और सर आप 28 जी। बेटा आप बताओगे एज ऑफ एबिलिटी क्या है? व्हाट इज दिस? पाकिस्तान में दूसरे मुल्कों में क्या है एज ऑफ एबिलिटी? 24 वीक्स। हमारे यहाँ भी 24 वीक्स है, फॉरेन में 20। सो थैंक यू वेरी मच। लेट्स हैव अ लुक दैट मिसकैरेज इज बेसिकली लॉस ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर एज ऑफ वायबिलिटी, ठीक है। नेवर से स्टेट ऑफ एज 24 वीक्स। हमारे सेटअप में दिस इज यूजुअली 24 वीक्स और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया था इन द वेस्टर्न कंट्रीज दिस इज इवन नाउ मूविंग बैक टुवर्ड्स 20 वीक्स। सो जब आपसे पूछा जाए कि मिसकैरेज क्या है तो दिस इज बेसिकली लॉस ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर द एज ऑफ वायबिलिटी। ओके, नाउ व्हाट इज अर्ली मिसकैरेज? दिस इज less than 12 weeks. And what is late miscarriage? This is 12 to 24 weeks. Very good. Can anyone tell me कि हमने miscarriage को early और late में क्यों divide किया है? Miscarriage देखना? So very good because at different gestations the causes are really different. Fine. So let's have a look कि आज के सेशन के हमारे learning objectives क्या हैं? You are all familiar कि learning objectives होते क्या हैं? Very good. So who is going to read this learning objective? डॉक्टर साहब आप पढ़ेंगे? आप तो गायनेकोलॉजिस्ट नहीं बनना चाहते, कौन बनना चाहता था वो इसको रीड करेगा। बेटा आप पढ़ें जी। हाँ जी। At the end of this 1 hour session, students will be able to define miscarriage. Very good. The second one is English various causes of miscarriage. the third one is Identify different types of miscarriages. good. And select the treatment option for the patient with miscarriages. Fine. So we are now proceeding with the first definition of miscarriage. जो हमने क्या कहा है कि this is loss of pregnancy before the age of viability. Wait. So pathology क्या होती है miscarriage में basically? Do you remember what was decidua basalis? किसी को याद है? जी, very good. जवाब सही आ रहा है, किधर से आ रहा है? Endometrium. जी, डेसिडुआ बेसिलिस क्या होता था? Can anyone tell me about the layers of endometrium? याद है? कितनी लेयर्स थी एंडोमेट्रियम की हिस्टोलॉजी में? 3. वेरी गुड। और सबसे जो एंड वाली थी उसको हम क्या कहते थे? आप फाइनल ईयर में डॉक्टर? ओके।
आप प्लीज डॉक्टर साहब उधर ही शेयर ज्वाइन कर लीजिए 98 पे जी। सो जो लोअर मोस्ट लेयर थी उसको हम क्या कहते थे? दैट वाज स्ट्रेटम बेसिलस। इसी तरह जब ये इंटरनल लेयर होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रेटम बेसिलस। दिस इज बेसिकली द लेयर व्हिच इज नॉट शेड एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन and this is basically the layer which undergoes decidualization for the implantation of the pregnancy. Fine. Decidualization याद है क्या होता था? ठीक है, इसमें बेसिकली ग्लैंडुलर टिश्यू जो था वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता था फॉर द इनकमिंग फीटस। फाइन। सो बेसिकली क्या होता है कि इंटरनल मोस्ट लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम जो डेसिडा बेसिलस होती है, जो प्रेगनेंसी के लिए चेंज होती है, इसमें हैमरेज हो जाता है। जब हैमरेज होगा तो सराउंडिंग चेंजेस में क्या होगा? नेक्रोसिस हो जाएगा, ब्लड सप्लाई वीन अप हो जाएगी। जब ब्लड सप्लाई वीन अप हो जाएगी तो फिर क्या होगा? बेसिकली नेक्रोसिस होगा और अल्टीमेटली देयर इज डिटैचमेंट ऑफ द फीटस लीडिंग टू ultimately expulsion of the fetus from the uterine cavity. So this is clear now to what is pathology of the miscarriage. Fine. We should move ahead. Okay. डॉक्टर साहब आपका नाम प्लीज? मोहम्मद अवैस। आज हम पढ़ रहे हैं मिसकैरेज के बारे में और अभी तक we have gone up with the definition of miscarriage. Can anyone tell what is miscarriage for doctor? It is basically age of viability, which is usually 24 weeks, and in the Western countries this is going to be around about 20 weeks. Fine. So second learning objective हमारा क्या था? Etiology of miscarriage. Okay. Do you know any etiology? कभी कोई पेशेंट देखा है miscarriage के साथ? आप लोगों ने देखा ही होगा। देखा है? नहीं देखा जी। गायनोकोलॉजिस्ट ने देखा है आपने मैडम? अच्छा, आपके ख्याल में miscarriage की क्या रीजन हो सकती है? वेरी गुड। आपके ख्याल में सबसे इम्पोर्टेंट कॉज क्या है जिसकी वजह से मोस्टली मिसकैरेज होता है? क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज। वेरी गुड। और उसमें मोस्ट कॉमन क्या है? ट्राइसोमी। कौन सी ट्राइसोमी? 21. What is trisomy 21? Down syndrome. So the leading cause of these miscarriages is chromosomal abnormalities, and the Down syndrome is the most important one. Fine. Any other reason? Maternal. Age. Okay. Age is a direct factor or indirect factor? Age से क्या होता है? डॉक्टर साहब आप बताएंगे एज के साथ क्या प्रॉब्लम होता है मिसकैरेज के लिए? जी। Okay. Anyone can tell कि age why this is not a direct factor for miscarriage, but still it is associated. What does happen with the age? Uterine insufficiency. Uterus तो जनरली वैसे ही रहता है, insufficiency होती है लेकिन कहीं और होती है। जी। सर्वाइकल और वेरी गुड। हार्मोन्स कहाँ से आते हैं? ओवरी से। वेरी गुड। तो जब एडवांस एज होती है तो आपके ख्याल में कि क्वालिटी और नंबर ऑफ oocytes में क्या होना चाहिए? इंक्रीज हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। सो विद एडवांसिंग एज देयर इज बेसिकली a decrease in the number of oocyte and the quality also gets hampered. So this is basically the main reason. Fine. Anyone else? डॉक्टर साहब आप बताएंगे जी। Any other cause of miscarriage? आप बता दीजिए। क्रोमोसोमल हो गया, उसके अलावा क्या हो सकता है? Multiparity. Yes. The twin gestations and because of the increase in the uterine volume they can be miscarriage. What else? Infections हो सकती हैं। कौन सी infections? जी क्या हो सकता है? यूट्राइन एनोमलीज। वेरी गुड। यूट्राइन एनोमलीज कैसे मिसकैरेज कर सकती हैं डॉक्टर साहब? कैन यू टेल मी एनी ऑफ दिस शेप्स? Very good. So is there anything inside the uterine cavity which is going to hamper the implantation? Okay. Let's see. It can be a bicornuate uterus. Is there any septum inside? So definitely this is going to hamper the implantation of the embryo. Fine. Very good. What else? Fibroids again. अगर fibroid uterine cavity के अंदर पड़ा हुआ है यहाँ पे, तो जैसे ही यहाँ पे fetus आएगा वो कोशिश करेगा कि उसको expel out करे. But this is not dead fibroid which is present in this myometrium or outside the uterine cavity. ठीक है? Fine. और cervical incompetence होती क्या है? जी। Cervical weakness. Okay. How does it present? In early pregnancy?
easily doing so. मतलब सेंड एक्सटर्नल जाएंगे उसको तो जी फाइन जी। नानी पेरेंट्स में ऐसे होता है कि वो सेकंड ट्राइमेस्टर में हो रहा था, लेकिन अगर प्रेगनेंसी मल्टी पैरेंट्स है तो उसमें वो आगे So जाके it means that the service is incompetent, and as the pregnancy advances, it's no longer able to hold that pregnancy, and it is going to open. Very good. So let's have a look कि हमारे पास यहाँ causes क्या क्या हैं. So chromosomal abnormalities हमने डिस्कस कर लिया. Maternal diseases, diabetes में miscarriages होते हैं. So very common reason associated with lot of miscarriages. Drugs, methotrexate. Do you know what is this drug? This is methotrexate. Chemotherapeutic agent, and this is basically an anti-folate drug. Anti-folate drug. So what does folic acid do? Folic acid की अगर deficiency होगी तो क्या होगा? Very good. So folic acid deficiency causes urine to defect, and because of this defects, there is a high chance for the miscarriage to occur. And uterine abnormalities, you have already told you. Infections, and finally cervical incompetence. Now who is going to tell me that out of these causes what are responsible for the first trimester and what are responsible for the second trimester? क्योंकि आपने beginning में मुझे बताया था कि हमने इसको divide कर दिया. जी. इन्फेक्शंस हो सकते हैं, मैटरनल डिजीज भी हो सकती हैं. Okay, maternal diseases mostly first trimester के साथ infection, chromosomal abnormalities, fine. Drugs, I think drugs can act at any time. ठीक है, अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ले रहे हैं तो यस कॉमनली, बट इवन कैन बी इन द सेकेंड ट्राइमेस्टर. जी, और क्या हो सकता है? सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या क्या रीजंस इंपॉर्टेंट होंगे? वेरी गुड. अभी हमने डिस्कस किया एंड सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस. दीज आर द टू वेरी इंपॉर्टेंट कॉजेज फॉर सेकेंड ट्राइमेस्टर मिसकैरेज. ठीक है, एंड दिस इज ओनली व्हाट वी वांट टू नो इन योर लॉन्ग केसेस. जब लॉन्ग केस आता है हम आपसे पूछते हैं कि अच्छा 20 वीक्स पे उसके रेगुलर मिसकैरेजेस हैं, तो रीजन क्या है? तो जवाब आता है क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज. यस, क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज कैन बी देयर इवन एट 20 वीक्स बट एट द बॉटम ऑफ द लिस्ट. फाइन. सो हम जो भी मिसकैरेज की टाइप पढ़ेंगे कॉजेस बिल्कुल यही होंगी, बट द ऑर्डर इज डेफिनेटली गोइंग टू चेंज. सो दिस इज ऑल क्लियर. सो वी हैव गॉन विद डेफिनेशन ऑफ मिसकैरेज एंड देन etiological factors for various sorts of the miscarriage. Okay. किसी भी चीज को डायग्नोज कैसे करते हैं? हिस्ट्री, एग्जामिनेशन एंड देन इन्वेस्टिगेशन. फाइन. ओके, आपको मैं 5 मिनट्स दे रही हूँ. आपके 3 ग्रुप्स हैं, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड, थर्ड ग्रुप. आपने वर्कआउट करना है कि अगर एक पेशेंट मिसकैरेज के साथ आता है तो आप हिस्ट्री में क्या क्या क्वेश्चंस पूछना चाहेंगी. दिस इज द सेकंड ग्रुप. गर्ल्स, what will you want to see in the general physical examination, abdominal examination and sputum examination for miscarriage? This is the boys with the third group. आपके लिए सवाल ये है कि अगर मिसकैरेज के साथ एक पेशेंट आया है तो आप उसके लिए कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशन जो है वो कराना चाहेंगे. फाइन. सो यू हैव 5 minutes and work over it. पार्टी बजाइए.
आप पार्टिसिपेट कर सकें। और जो आप बताएंगे उसको आपने जस्टिफाई भी कराना है कि आपने वो क्यों पूछा या कौन सा टेस्ट क्यों कराया, ठीक है। ओके, मैं सिनेरियो भी दोबारा से रीड कर देती हूँ। 23 years old, nulliparous, 6 weeks amenorrhea, with 28 days regular menstrual cycle. Now the pregnancy test is positive, and she has got slight vaginal bleeding. Fine. History, examination, and investigations. Fine. Start करें. Done? Okay, fine. So let's start with the first group. Okay, please align up. जी, listen आप सब एक दूसरे को सुनेंगे जी. First group से start करते हैं. This was the scenario, बेटा. What are the important questions which would you like to make in the history? जी, उनको बताइए. फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो बायोडाटा लेते हैं तो उसमें हमारे पास एज मेंशन कर दी है कि उसकी फीमेल। वेरी गुड. सो एज इम्पोर्टेंट है. और क्या पूछना चाहेंगी? और उसकी कि उसके पहले कितनी प्रेगनेंसीज हैं। So she is going to start with the past obstetrical history. Fine. What else? What important things are there in the current pregnancy which would you like to ask? She is having 23 years old, nulliparous, 6 weeks amenorrhea and slight vaginal bleeding. What additional information do you want to take from this patient? वो जो कंप्लेन के साथ है इसकी हम डिटेल्स पूछेंगे कि आइदर ब्लीडिंग हैवी है या Very good. So you wants to know that what is the amount of bleeding, whether this is light or heavy. Good. What else? इज इट पेनफुल और नॉट। Very good. Is it painful or not? What else? इन्फेक्शन की हिस्ट्री लेंगे कोई उसको। So she also wants to take the history of the etiology जो भी हमने previously discuss की. Okay. उसको कोई रैश फीवर या Good. और एंड is cousin marriage is important? यस Okay. So let's see कि हमारे पास हिस्ट्री में सबसे important क्या है. Would you like to know how much blood? Why this is important? Why do you want to know that the bleeding is heavy or not? जी. कोई significance है? टाइप्स ऑफ मिसकैरेज। Types of miscarriage. Very good. और जब कोई heavily bleed करता है तो क्या होता है? Shock. So this is very important. You must assess that what is the amount of the blood loss. Very good. How is the pain? Is it important? ये क्यों important है? टाइप्स के लिए। Types के लिए. Very good. अभी हम further discuss करेंगे. And why this is important? Do you pass out anything? जी. Very good. Whether it is products of conception and if there are any grave cell structure which are passed, then what is it? Very good. So, and this is the important points which you have to cover up in the history, and the rest definitely you will talk about the various causes which we have previously discussed. Fine. So, moving towards the examination. जी, examination कहाँ से start करेंगे? Very good. So, what's important is there in the general physical examination? Shock में. Very good. Always first of all assess the hemodynamic status of the patient. Very good. उसके बाद क्या करेंगे? Abdominal examination करेंगे. Very good. अगर abdominal examination में क्या मिल सकता है? अगर अभी हमने डिस्कस किया था कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर मिसकैरेज है तो क्या तीन डिफरेंशियल्स थे?
टॉपिक, तो अगर टॉपिक प्रेगनेंसी होगी तो क्या होगा? एब्डोमेन को टेंडर होगा, वेरी गुड, एक्यूट एब्डोमेन होगा, वेरी गुड। और क्या देखेंगे फिर? गुड। और then moving towards the spectrum examination, you have all seen the spectrum in the gynae wards, देखे हुए। So what you will see about the cervix, whether the cervix is very good, open or closed, और उसके साथ क्या लिखेंगे? वेरी गुड। और प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन जो हैं वो उसमें से आ रही हैं कि नहीं आ रही, और अगर वो आ रही हैं तो क्या वो सिर्फ प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन है, और दीज आर अलोंग विद द ब्रेक लाइक चेंजेस व्हिच इज पैथोग्नोमिक ऑफ मोलर प्रेगनेंसी। सो लेट्स सी, यही किया हमने, हेमोडायनामिक स्टेटस देखा है। देन एब्डोमिनल एग्जामिनेशन टू असेस द यूट्राइन साइज एंड टू एक्सक्लूड द acute abdomen. Then moving towards the speculum examination, os is open, any fetal tissue, and you will also see that what about the cervix. And finally, with vaginal examination. Fine. We will again confirm about the os. This is not very much mandatory in a patient with miscarriage. In the miscarriage, the diagnosis is usually clear from the general physical, abdominal, and speculum examination. If you are suspecting the ectopic pregnancy, yes. Now there can be an adnexal mass. Adnexal क्या होता है? You know? यूट्रस, वेरी गुड। साइड यूट्रस क्या स्ट्रक्चर्स पड़े हुए हैं? ट्यूब्स एंड ओवरीज। तो अगर कुछ एडनेक्सा में मैस पड़ा हुआ है तो आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में दिखा सकता है। दिस इज इलिसिट सर्वाइकल एक्सिटेशन। दिस वाज प्रीवियसली यूज्ड फॉर एक्टोपिक प्रेगनेंसी डायग्नोसिस, बट नाउअडेज दिस इज नॉट वेरी मच यूज्ड. You must say that the diagnosis of miscarriage is usually clear at speculum examination, but if you are suspecting ectopic, then you can go for a bimanual examination to see for the presence of any adnexal mass. So this is clear then. How to move with history examination? जी सर आप बताइएगा investigations कौन कौन सी कराएंगे miscarriage के साथ? Patient आपके पास आ गई है with the diagnosis of miscarriage. What are the investigation which you would like to offer? First of all, baseline examination करवाएं। Very good. Baseline investigation में miscarriage के point of view से क्या important है? उसमें हम complete blood count में इसके HB level देखेंगे, bleeding हुई। Very good. So first thing is hemoglobin assessment, whether the patient is anemic or not. Second one, सर आप बताएंगे? जी, आपके साथ है। सर और क्या कराना चाहेंगे investigation में? कंप्लीट उसके बाद अल्ट्रासाउंड भी करवाएंगे। Very good. कौन सा? cranial ultrasound? ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड। उस अल्ट्रासाउंड से डॉक्टर साहब पहले कुछ कराना है? अच्छा, सबसे पहले आपने बताया कि एचबी कराएंगे, देन leukocytosis. Yes, if it is a septic miscarriage, then there can be leukocytosis. All का important है baseline में miscarriage के point of view से. Very good. Random blood sugar, yes. HbA1c can be quite fine. देखने के लिए आपको सब बोलने की इजाजत है, ठीक है? किसी का हाथ पकड़ने की, हाथ दबाने की जरूरत नहीं है. Let everyone speak, ठीक है? So random blood sugar, yes, it is a part of baseline, but generally we don't go for HbA1c level until unless आपको लगे कि पेशेंट का कंट्रोल जो है वो previous 3 months में खराब रहा है. अभी हम ये बात कर रहे हैं कि अगर जनरली पेशेंट आ गया मिसकैरेज है, आप सस्पेक्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम CBC करा लेंगे. HP काम में रिलीज एनीमिक है, और अगर आप सेप्टिक मिसकैरेज सस्पेक्ट कर रहे हैं तो TLC कैसा होगा? रेज्ड होगा. गुड, फाइन. और वेरी गुड. ब्लड ग्रुपिंग इन आर फैक्टर कितना रेलेवेंट है? मैंने आपको कहा कि पेशेंट अगर हीमोडायनामिकली अनस्टेबल है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? You will arrange and transfuse blood. So this is very much relevant to HB and blood grouping in RH factor. डॉक्टर साहब ने कहा था कौन सा अल्ट्रासाउंड कराना चाह रहे थे सर आप? Transvaginal. Okay. Does every patient needs transvaginal scan? So कैसे फैसला करते हैं? वैसे जब हम वाइवा ले रहे होते हैं ना तो जवाब आता है कि मैडम अल्ट्रासाउंड कराना है. फिर हम कहते हैं कौन सा अल्ट्रासाउंड? cranial अल्ट्रासाउंड. कहते हैं मैडम वो भी करा लें. So always से कि हमने पेल्विक अल्ट्रासाउंड कराना है. कौन सा अल्ट्रासाउंड कराना है? पेल्विक अल्ट्रासाउंड कराना है, क्योंकि मैं यूट्रस, ट्यूब्स और ओवरीज देखना चाहती हूँ. ऐसे फाइन. ओके. पेल्विक अल्ट्रासाउंड अब हम किस तरह कर सकते हैं? वन इज द ट्रांस एब्डोमिनल रूट, जो एब्डोमेन के ऊपर प्रोब रखा जाता है, एंड द सेकंड वन इज टीबीएस, जिसका प्रोब जो है वो वेजाइनली प्लेस किया जाता है. ठीक है. सो सिंपल एक बार याद कर लीजिए कि अगर आपको यूट्रस एब्डोमिनली पल्पेट हो रहा है तो आप पेल्विक स्कैन करा लीजिए ट्रांस एब्डोमिनली.
एंड इफ देयर इज एनीथिंग व्हिच इज नॉट पैल्पेबल एब्डोमिनली, तो इसका क्या मतलब है कि उसका साइज बहुत छोटा है. नाउ वी विल गो फॉर अ टीवीएस और ट्रांसविजाइनल स्कैन. इसी तरह अगर आपको लग रहा है कि यूट्रस की कैविटी के अंदर कोई फाइब्राइड है या यूट्रस के अंदर कोई सेप्टम है, तो वी विल गो फॉर अ टीवीएस और ट्रांसविजाइनल स्कैन. अब बात समझ आ गई कि ट्रांस एब्डोमिनल कब कराना है और ट्रांसविजाइनल कब कराना है. ठीक है, so this is a fibroid which is inside the uterus and this can even be a septum. So अगर मैं कहूँ कि पेशेंट को मोलर प्रेगनेंसी और 24 वीक साइज का उसका यूट्रस एब्डोमिनली पल्पेट हो रहा है, तो क्या अभी भी टीवीएस कराने की जरूरत है? नो, क्योंकि इतना बड़ा मैस है, मुझे ट्रांस एब्डोमिनल प्रोब के थ्रू ही मिल जाएगा. बट अगर मैं आपसे कहती हूँ कि मुझे जो है वो 7 वीक्स की प्रेगनेंसी है एंड आई एम नॉट एबल टू सी इट क्लियरली ऑन द ट्रांस एब्डोमिनल स्कैन, तो फिर आप क्या करेंगे? ट्रांस. सो दिस इज क्लियर. डॉक्टर साहब आप क्लियर हो गया कि ट्रांस एब्डोमिनल और ट्रांसविजाइनल क्या होता है? वेरी गुड. सो वी वेंट विद सीबीसी and blood doping in RL filter and pelvic ultrasound which can be trans-abdominal route or TVS transvaginal scan. Any other investigation? जी किधर से जवाब है? जी सर. Clotting profile. Is every patient with miscarriage needs clotting profile? No. जी बेटे आप बताओगे. एक्सेलेंट. अगर तो पेशेंट शॉक में चली गई है, बहुत हेविली ब्लीच की है, आपको लग रहा है कि वो डीआईसी में हम जरूर करा लीजिए, और अगर ऐसा नहीं लग रहा तो इन रूटीन में यूजुअली डोंट गो फॉर इट. ठीक है, और कोई इन्वेस्टिगेशन? जी बेटे. एक्सेलेंट में भी हो सकता है कि हम उसको कुछ इन्वेस्टिगेट करना चाहें तो फिर हम उसमें जरूर करा सकते हैं. जी और कुछ कराना चाहोगे बेटे? बेटे वो जो प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन पास हो रहे होते हैं उनका कुछ करना होता है? Very good. This is called a cytological examination. Cytological examination टैप्समेयर में होता है जिसमें हम सेल स्टडी करें, इसमें हम टिश्यू स्टडी करें, which तो इसलिए कहते हैं histopathological examination of the products of conception. Ideally speaking, ideally in every case of miscarriage, these products should be sent for histopathological investigation. Fine. You are moving with me? Okay. So see. मैंने आपको ऑलरेडी यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट दिया हुआ था, इससे हमने इसको यहाँ पे रिपीट नहीं किया. फुल ब्लड काउंट था, फाइन, ब्लड ग्रुपिंग, अल्ट्रासाउंड, दिस इज पेल्विक अल्ट्रासाउंड, एंड फाइनली वी शुड गो विद द हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन. ओके, अब अगर मैं आपको एक पेशेंट दे दूं, इमरजेंसी ड्यूटीज लग रही है, आप कौन कौन रहा है? सच्ची बताना है, झूठ नहीं बोल रहे हैं. सारे आते हैं. कौन से वो जो टेनिस से हार जाते हैं? आए थे? नहीं आए थे. आप आएंगे बेटा? ओके, क्या किया था ड्यूटी पे? अच्छा गुड. सो अगर मैं अब आपको कहूँ लेबर रूम में अपनी ड्यूटी लगा दूँ और एक पेशेंट ऐसा ही आपको दूँ, तो कैन यू इन्वेस्टिगेट? क्या आप उसका डायग्नोसिस बना सकेंगे? इंशाल्लाह. और वो कब होगा, कौन सी ड्यूटी पे? लेबर रूम की कौन से ईयर होगा, कौन सा सन होगा, कौन सा दिन होगा? वो नेक्स्ट ड्यूटी नेक्स्ट फ्राइडे. कौन सा नेक्स्ट फ्राइडे? ये तो अभी बहुत कमिंग फ्राइडे कौन सा होगा, उस पे डेट कौन सी होगी? कमिंग तो डॉक्टर साहब बहुत सारे फ्राइडेज कमिंग है, पता नहीं कब तक कमी है कमिंग फ्राइडे. अपकमिंग में कौन सा आ रहा है डॉक्टर? सो इसको ना हमारा मेडिकल एजुकेशन में कहते हैं स्मार्ट. स्मार्ट का मतलब है कि यू विल हैव टू बी वेरी, वो वाला स्मार्ट नहीं, यू विल हैव टू बी वेरी मच स्पेसिफिक. आप जिस चीज के भी बारे में बात कर रहे हैं बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए. ठीक है, तो आप मुझे बता सकते हैं रैंडमली कि आप क्या क्या 28 को है. सो डॉक्टर साहब इज गोइंग टू टेक द हिस्ट्री ऑफ मिसकैरेज ऑन 28. लेकिन अगर मरीज भी आया, हो सकता है आपने लड़कियों के पेशेंट ही ना रहे मिसकैरेज. ठीक है जी. अब कौन मुझे यहाँ तक समराइज करके बताएगा फटाफट की हिस्ट्री एग्जामिनेशन इन्वेस्टिगेशन में हम क्या क्या करेंगे? डॉक्टर साहब से पूछते हैं. डॉक्टर साहब थोड़ा लेट आया. जी डॉक्टर साहब. हाँ जी, ये मैंने स्लाइड बदल दिया. वेरी गुड. हिस्ट्री में क्या क्या जल्दी से क्विकली? ब्लड किस टाइप का पेन है नहीं है. वेरी गुड. कितनी ब्लीडिंग है, पेन है नहीं है, और हैव यू पास आउट समथिंग? और बाकी की हिस्ट्री डिक्टेटेड बाय द ईटियोलॉजी कि आपको किस तरह की क्लासेस की क्या क्या ईटियोलॉजी पता लग रही है. जी डॉक्टर साहब आप बताएंगे एग्जामिनेशन में जल्दी से आप क्या देखेंगे हिस्ट्री के बाद? मैम पहले तो पल्स और वाइटल. वेरी गुड. आप उसकी हेमोडायनामिक स्टेबिलिटी देख लेंगे. वेरी गुड. फिर क्या करेंगे? उसके बाद एब्डोमेन
एग्जामिनेशन वेरी गुड। और फिर विजाइनल से आपने कहना है कि आई विल गो फॉर स्पेक्ट्रम एग्जामिनेशन। उस पर स्पेसिफिकली क्या देखना चाह रहे हैं? और वेरी गुड, ओपन है क्लोज है और ब्लीडिंग हो रही है कि नहीं हो रही। और इन्वेस्टिगेशन में जो रेलेवेंट है वो कौन कौन सी है? ओके, और pelvic ultrasound, blood group, HP, and finally we will go for the histological examination of products of conception. Okay, fine. अब जी बेटे अगर किसी के प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन रिमूव नहीं है, जैसे हम इनकम्प्लीट या थ्रेटेंड मिसकैरेज, डेफिनेटली थ्रेटेंड में हम नहीं करेंगे, हम उनकी बात करें। अभी हम आगे टाइप्स पे जाएंगे कि जिनको इनकम्प्लीट मिसकैरेज है या जिसकी मैंने सर्जिकल सक्शन लोकेशन किया, तो जब हमारे पास सैंपल होता है तो यूजुअली गो फॉर सेंडिंग दिस सैंपल फॉर हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन। ये जब हम आगे जाएंगे तो हम सारी बात करते हैं इसको, ठीक है। चलिए जी, अब आप 5 मिनट्स ले सकते हैं, उसमें आप चाहें तो टाइप ऑफ मिसकैरेजेस देख लें, और अगर कुछ और देख के रिफ्रेश होना है तो ये शुरू होगा, ठीक है। सो 5 मिनट्स ब्रेक लगाएं, और ये इसलिए लगाए हैं बेसिकली कि आपको इसको देख के अंदाजा हो जाए कि बेसिकली स्कैन के ऊपर ये चीजें कैसे नजर आती हैं। फाइन, सो लेट्स सी दैट दिस इज द gestational sac. You can see this rounded structure. This is clear. This is called gestational sac. This sac is usually visible at 5 weeks. And if you concentrate, आपको इसके अंदर एक और सेल का नजर आ रहा है। This is called yolk sac. Finally, so these findings are usually at 5 weeks. Fine. We take this AP diameter of gestational sac. If this diameter is greater than 25 mm, so this is called a miscarriage. If this sac diameter is greater than 25 mm and the sac is empty, this is called miscarriage. Fine. So मैंने इसलिए लगाई है कि आप ये देख सकें कि बेसिकली गेस्टेशनल सैक कैसे नजर आती है, ठीक है। This is a 6-week scan. Here you can see along with this rounded structure and elongated structure. This is called fetal hole. So these are the structure which we usually see inside the gestational sac. If this sac diameter is greater than 25 mm and nothing is inside, this is called a miscarriage. Fine. So this is a 7 weeks gestational pregnancy. So why these arrows are over here? Can anyone tell me? कौन सा diameter? AP diameter को इसको obstetrical इस्तेलाह में क्या कहते हैं? CRL का नाम सुना होगा? CRL. What is called? Crown length. So this is crown. This is rump. This is crown rump length. This is usually used for dating of pregnancy before 13 weeks of pregnancy. If this is greater than 7 mm and no cardiac activity, this is called miscarriage. If this diameter is greater than 7 mm, no cardiac activity, this is called miscarriage. Fine? Okay. So this is a 12-week scan with full-blown fetus. Fine? And this is called incomplete miscarriage. इस पिक्चर को समझना थोड़ा मुश्किल होता है। I am going to draw over it. You can see this is the uterine cavity, fine, and this is the endometrial canal. When the uterine cavity is empty, these two walls collapse with each other, and you can see a line inside. This is called empty uterine cavity or complete miscarriage. But if there is something inside this uterine cavity, you can very clearly see these products of conception. Like you can see over here, अगर आप इस पे कंसंट्रेट करेंगे तो आपको ये आराम से नजर, you can see, आप मेरे साथ मूव करें, देखिए कि इसका एको टेक्सचर जो है वो मायोमीडियम से बहुत डिफरेंट है. So this is incomplete miscarriage where the products of pregnancy are still inside the uterine cavity. So this is clear. So अगर आपको यूट्राइन कैविटी के अंदर कुछ नजर आ रहा है, प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन है, तो ये कंप्लीट मिसकैरेज है. So this is incomplete, and if the uterine cavity is empty, then this is a complete miscarriage. और अगर crown length greater than 7 mm है और cardiac activity नहीं है, तो ये क्या है? Very good. If the gestational sac diameter is greater than 25 mm and this is empty, this is again a. So this is all clear. अब डायग्नोसिस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है?
So we are moving with the third learning objective, which was वो क्या था? Identify various types of miscarriage. Okay. Can you name various types of miscarriage, Dr. sir? Yes, ma'am. Like threatened, Very good. Or complete, complete or incomplete. Very good. Septic or inevitable or miscarriage and recurrent miscarriage. Okay, have a look. So ये आप सब मुझे बता चुके हैं. Threatened, inevitable, incomplete, complete, miss, septic and finally recurrent miscarriage. Okay. अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आज का लेक्चर 2 बजे खत्म होगा तो ये क्या है? ये क्या है? थ्रेट है. तो इसका क्या मतलब है कि जो आपका लेक्चर है वो 2 बजे खत्म होगा? कितनी पॉसिबिलिटी है? 10% की पॉसिबिलिटी है कि 2 बजे खत्म होगा, लेकिन 90% क्या है कि ये 2 बजे खत्म नहीं होगा. तो यही थ्रेटेड मिसकैरेज है. 90% में ये कंटिन्यू कर जाता है टुवर्ड्स कंप्लीशन ऑफ द प्रेगनेंसी और 10% में मिसकैरेज भी हो सकता है. ठीक है. सो दिस इज क्लियर. So there is only threat to the miscarriage, but the miscarriage has actually not happened. Fine. Okay. Threatened miscarriage में आपके ख्याल में पेशेंट को पेन होगा. हम अपने हिस्ट्री की तरफ वापस जाते हैं. माइल्ड पेन होगा. ब्लीडिंग कितनी होनी चाहिए? माइल्ड. और जब डॉक्टर साहब ने कहा था कि हम स्पेक्युलर एग्जामिनेशन जरूर करेंगे तो और कैसी होगी? वेरी गुड. और फिर डॉक्टर साहब ने कहा था हमने टीवीएस कराना है, याद है ना जी? तो टीवीएस पे क्या नजर आएगा? वेरी गुड. विद एंड हार्ट. सो लेट्स हैव अ लुक. ये सारी चीजें आप मुझे बता चुके हो. इसमें बेटा एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है. हम हमेशा समझते हैं कि ये एक्सटर्नल लॉस है. ये मल्टीपेरेस में जनरली वैसे ही ओपन होती है. What we are talking of this internal os. Fine. This is internal os which is closed, presenting with slight plain, side bleeding, os closed, and intrauterine fetus with cardiac activity. Okay. Inevitable का मीनिंग क्या होता है? ये तो हो के रहेगा. लेक्चर आज 2 बजे खत्म हो के ही रहेगा. इनएविटेबल है, पक्की बात है. अभी तो कहा था थ्रेटेन है जी. क्या नहीं हो सकती? रिवर्स नहीं हो सकती. फाइन. तो अगर एक दफा इनएविटेबल होता है तो ऐसा क्या हो जाता है जिसमें हम कहते हैं कि अब ये मिसकैरेज इनएविटेबल है? Excellent. Once the cervical os is going to open, so the miscarriage is now inevitable. So इसका अल्टीमेट आउटकम क्या होगा इनएविटेबल का? मिसकैरेज हो जाएगा. तो वो इन 2 फॉर्म्स में हो सकता है, या कंप्लीट हो जाएगा या इनकम्प्लीट. Very good. So let's have a look. Leads to complete or incomplete miscarriage. You can have this picture. ये os आपको open नजर आ रही है. ठीक है. So it can be bleeding heavy, os open. और हो सकता है कि अगर ये incomplete होगा तो आपको products of conception भी उसके अंदर नजर आ रही हो. ठीक है. So bleeding heavy है because the process is incomplete. Pain is severe, os is open, and on ultrasound there are retained products of conception which are present inside the uterine cavity. So fine. Complete में क्या होगा? पेन को पेन रिजॉल्व हो जाएगा. वेरी गुड. क्योंकि प्रोसेस कंप्लीट हो गया. ब्लीडिंग को क्या होगा? वो भी रिजॉल्व हो जाएगी. प्रोसेस कंप्लीट है. बेटे ऑस को क्या होगा? ऑस्मोस हो जाएगी क्योंकि प्रोसेस कंप्लीट हो गया. और यूट्राइन कैविटी को क्या होगा? एम्पिटी यूट्राइन कैविटी. सो आपको सब पहले से ही आता है. यही बताया आप सबने. ठीक है. फाइन. कंफ्यूजन तो नहीं है किसी भी टाइप ऑफ मिसकैरेज में. और जो हम बात कर रहे थे सेप्टिक मिसकैरेज की, इफ एनी फॉर्म ऑफ द मिसकैरेज बिकम इन्फेक्टेड, दिस विल बी कॉल्ड एज सेप्टिक मिसकैरेज. इन्फेक्शन विद एनी टाइप ऑफ मिसकैरेज इज द सेप्टिक मिसकैरेज. फाइन. सो मिसकैरेज कौन मुझे बता सकता है? आप सब गाड़ी चलाते हैं या मेरी तरह नहीं चलाते? नहीं चलाते हैं. गाड़ी की मिसिंग में क्या होता है? जब गाड़ी कहते हैं मिसिंग करने लगी है, क्या होता है? ब्रेक नहीं कर रही होती, पहले झटके खा रही होती है. झटके खाते खाते अल्टीमेटली क्या होता है? रुक हो जाती है. तो इसको क्या कहते हैं? मिस कर रही है गाड़ी. तो मिसकैरेज क्या होता है? फीटल डिमाइस हो गई लेकिन मदर को पता नहीं चला. वेरी गुड. सो अल्टीमेटली क्या होता है कि फीटल कार्डियक एक्टिविटी लॉस हो जाती है, लेकिन जो प्रेगनेंसी है वो स्टिल इनसाइड द
यूट्राइन कैविटी ही होती है, वो एक्सपल्शन नहीं हुई होती। और अभी मैंने आपको 2 क्राइटेरिया बताए थे मिसकैरेज के लिए, आपको याद है? CRL कितने से ज्यादा होनी चाहिए और फीटल हार्ट रेट एब्सेंट होना चाहिए। वेरी गुड। और जेस्टेशनल सैक का डायमीटर बेटे कितना बताया था? 25 mm and this is empty, so it is again called? Very good. Okay, let's see. ये सेम स्लाइड है। सो इंट्रायूट्राइन डिवाइस हो गई है, लेकिन यूट्रस ने अभी उसको एक्सपेल आउट नहीं किया। जेस्टेशनल सैक एम्प्टी है, 25 mm से ज्यादा है, और CRL जो है वो ग्रेटर देन 7 mm है और एब्सेंट कार्डियक एक्टिविटी। ठीक है। सो इफ एनी वन ऑफ यू वांट्स टू टेक दिस लेक्चर, ही और शी कैन कांटेक्ट मी, अभी फ्लैश में भी आप दे सकते हैं। ठीक है। सो कंसंट्रेट करते हैं इसके ऊपर। अच्छा, मुझे ये बताओ कि इसमें पेन होगा? नहीं होगा। सबसे पहले तो जब हार्ट स्टॉप होगा, प्रेगनेंसी स्टॉप होगी, तो बीटा एसिजी बन रहा है कि खत्म हो गया? खत्म हो गया। तो नॉजिया वॉमिटिंग होगा? नहीं होगा। पेन कैसा होगा? वेरिएबल होता है, जनरली माइल्ड सा होता है, बात नहीं भी होता। ठीक है। और ब्लीडिंग नहीं होगी, डॉक्टर साहब नहीं होगी, या होगी या नहीं होगी, दोनों में से एक होगा। जनरली नहीं होती, बट इट कैन बी इवन स्लाइटली। बेटा याद रखना है कि हेवी ब्लीडिंग उसी वक्त की होगी जब ऑस ओपन होगी। अगर ऑस क्लोज है तो फिर ब्लीडिंग हमेशा माइल्ड होती है। ठीक है। और अल्ट्रासाउंड के ऊपर हमें क्या नजर आना शुरू हो जाएगा? इंट्रायूट्राइन डिवाइस विद एब्सेंट कार्डियक एक्टिविटी। ठीक है। सो दिस इज क्लियर। अब कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा डिफरेंट टाइप्स के मिसकैरेजेस को आइडेंटिफाई करने में? ओके। एक रिकरेंट मिसकैरेज क्या होता है? What does recurrence mean? जो अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि एक वुमेन है, उनका पहले एक बच्चा है, फिर 2 मिसकैरेजेस हैं, फिर एक बच्चा, फिर एक मिसकैरेज है, तो ये रिकरेंट है? तो रिकरेंट के लिए क्राइटेरिया क्या है? स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया कंसेक्टिव मिसकैरेजेस। फाइन। तो रीजंस क्या होंगी? वही होंगी जो सारे मिसकैरेजेस की होती है, कुछ एक्स्ट्रा होंगी और कुछ की अलाइनमेंट जो है वो चेंज हो जाएगी। सो टॉप ऑफ द लिस्ट पे क्या आता है रिकरेंट मिसकैरेजेस में? क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज। वेरी गुड। और अक्सर हम कॉजेस को पीछे वाले को रिवाइज करते हैं और सोचते हैं कि क्या क्या इसमें रिकरेंस हो सकता है बाद में। जी वेरी गुड। अगर यूट्राइन एनॉमली से आपने उसको करेक्ट नहीं किया, हर दफा आउटकम एक ही जैसा आ जाएगा। और मैटरनल डिजीजेस अगर कंट्रोल नहीं की तो डेफिनेटली दे गोइंग टू रिकर। और मैटरनल एज गुड। और एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी से होता क्या है? होता क्या? बहुत नाम सुना है, फाइनल ईयर के नाम सुन के ना। सो दिस इज बेसिकली अ डिसऑर्डर। इसमें जी आम जबान में कह लें कि इंक्रीज कोगुलेशन टेंडेंसी होती है, तो हर जगह पे थ्रोम्बाई बन जाते हैं। पेशेंट को बार-बार आर्टेरियल या वेनस थ्रोम्बोसिस भी हो सकता है। और अगर प्लेसेंटल सर्कुलेशन में थ्रोम्बाई बनेगी तो क्या होगा? प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी होगी, ब्लड सप्लाई स्टॉप हो जाएगी, ब्लड सप्लाई रुकेगी तो क्या होगा? इंट्रायूट्राइन डिवाइस हो जाएगी या मिसकैरेज होगा। सो दिस इज बेसिकली APH और एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम। फाइन। इसको देख लीजिएगा टॉप ऑफ द लिस्ट में, जैसे आपने बताया क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज, यूट्राइन, सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस, एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम एंड फाइनली मेडिकल डिसऑर्डर। सो मैंने इटियोलॉजी की पहली स्लाइड पे आपको बताया था कि कॉजेस हमेशा एक ही होंगी, बट उनकी जो प्रायोरिटाइजेशन है, जो कैटेगराइजेशन है, वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। फाइन। सो वी हैव गॉन विद द 3 लर्निंग ऑब्जेक्टिव। पहला क्या था? डिफाइन, देन इटियोलॉजी, थर्ड क्या था? टाइप। सो वी आर लेफ्ट विद सिलेक्ट द ट्रीटमेंट ऑप्शंस फॉर द वेरियस पेशेंट फॉर मिसकैरेज। किसी भी डिजीज की क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन होती है? जैसे फार्मा में था ना, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, ऐसे 3 ही ट्रीटमेंट ऑप्शन होते हैं हर जगह। तो कौन सी होती है? एक्सपेक्टेड, मेडिकल, सर्जिकल। इसको क्या हो गया? इसको ये सोचना पड़ गया कि कौन सा वो पेशेंट होगा जिसमें मैंने इन तीनों में से क्या करना है। तो अब आप भी 2 मिनट के लिए ऐसे ही हो जाइए और सोचिए कि वो कौन से पैरामीटर्स हैं जिन पे हम ये फैसला करेंगे कि हमने कौन से पेशेंट को कौन से ट्रीटमेंट देनी है। फाइन। सो अगेन 2 मिनट्स डिस्कस कीजिए, किताब में देख लीजिए, नेट देख लीजिए और फिर मुझे बताएंगे कि किस तरह आप फैसला करेंगे कौन से पेशेंट को कौन सी ट्रीटमेंट हमने देनी है। विल यू टेल मी वन बाय वन? जी
हाँ जी, reassurance देंगे। नो आई जस्ट वांट टू नो कि वो कौन सा पेशेंट होगा जिसको आप एक्सपेक्टेड मेडिकल और सर्जिकल ट्रीटमेंट देनी है, तो कौन से क्राइटेरिया जिन पे आप डिसाइड करेंगे? एक्सीलेंट। द फर्स्ट फैक्टर इज हेमोडायनामिक इंस्टेबिलिटी और स्टेबिलिटी, फाइन। सेकंड वन इज, सेकंड क्या है? अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग, गुड। वो इनडायरेक्टली हेमोडायनामिक स्टेबिलिटी से ही लिंक हो जाता है। और कौन सा फैक्टर है जी? प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन की कंप्लीट है। वेरी गुड। टाइप ऑफ मिसकैरेज इंपॉर्टेंट है, गुड। और वेरी गुड, वो टाइप ऑफ मिसकैरेज में आ जाएगा। हमने कहा था हमें वही देखना है कि और ओपन है क्लोज है। और कौन से क्राइटेरिया होंगे? पेशेंट चॉइस, एक्सीलेंट। आप बहुत कामयाब गायनेकोलॉजिस्ट बन सकते हैं डॉक्टर साहब। सो पेशेंट्स चॉइस और कोमॉर्बिडिटीज, ठीक है। और एनीथिंग जी, एनीथिंग एल्स? सो लेट्स हैव अ लुक कि हम आपको क्या कह रहे हैं कि हमने क्या क्या इसमें करना है। आपने मुझे भी बताया हेमोडायनामिक स्टेटस, फाइन। टाइप ऑफ मिसकैरेज, पेशेंट प्रेफरेंस। वन थिंग इज गेस्टेशनल एज, ठीक है। इसको भी डॉक्टर साहब कंसीडर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितनी गेस्टेशनल एज ज्यादा होती जाती है मेडिकल ट्रीटमेंट का सक्सेस जो है वो कम हो जाता है, फाइन। मेडिकल ट्रीटमेंट इज लेस इफेक्टिव एट एडवांस्ड गेस्टेशनल एज। सो दिस इज ऑल क्लियर। सो एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट में कुछ करना है हमने? कुछ भी नहीं करना, सिर्फ बैठ के रेस्ट करना। जो आप कहते हैं एक्टिव रूटीन है गायनेकोलॉजिस्ट में, तो इधर रेस्ट का बहुत चांस है कि आप उसको छोड़ दीजिए। और 75 to 80% इसका सक्सेस रेट है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा कि अगर किसी को माइल्ड ब्लीडिंग है तो चलती रहेगी। तो दिस इज गोइंग टू बी द मेन प्रॉब्लम इन मेडिकल एंड एक्सपेक्टेड ट्रीटमेंट। और जो एक याद करने वाली चीज है बेटा, दिस इज नॉट वेरी मच इफेक्टिव फॉर missed miscarriage. This is effective for incomplete miscarriage, this expectant management, but not for missed miscarriage. याद रहेगा, सिर्फ एक ही बात याद करने वाली है, expectant can be used for all sort of miscarriages, but not effective for missed miscarriage. आगे चले। मेडिकल, इसका सक्सेस रेट बताओ कितना है? 75 to, आप मेडिकल में थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं, 85 को 95 कर लेते हैं, तो याद करना बड़ा आसान है, ठीक है। सर्जिकल का कितना होगा? 95 to 100, फाइन, ठीक है। सो दिस मेडिकल ट्रीटमेंट इज इफेक्टिव फॉर इनकम्प्लीट एज वेल एज मिस मिसकैरेज, ठीक है। फाइनल के लेवल पे हम सिर्फ आपसे एक ही सवाल करते हैं, अगर आपने मेडिकल ट्रीटमेंट देनी है तो कौन सा ड्रग यूज करना है? प्रोस्टाग्लैंडिन, वेरी गुड। कौन सा प्रोस्टाग्लैंडिन? E1 और इधर से E2, ओके। E2 बेटा हम मोस्टली यूज करते हैं टर्म के लिए, ठीक है। जो मिसकैरेज में यूजुअली यूज कर रहे हैं वो E1 एनालॉग, ठीक है। और प्रोस्टाग्लैंडिन करते क्या है? क्या करते हैं? वेरी गुड, दे लीड टू यूट्राइन कंट्रैक्शंस एज वेल एज सर्वाइकल राइपनिंग। और कौन से प्रोस्टाग्लैंडिन यूज हो जाते हैं? दिस इज मीजोप्रिस्टोल एंड डेमिप्रोस्ट। अगर आप हमें फाइनल ईयर के लेवल पे सिर्फ ये बता दें कि PGE1 एनालॉग है और हमारे सेटअप में मीजोप्रिस्टोल बहुत यूज होता है, तो दिस इज मोर देन एनीथिंग। वी आर नॉट गोइंग टू आस्क टू एनी शेड्यूल, एनी डोजेज, वी जस्ट वांट टू लिसन इट कि इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। डेमिप्रोस्ट बेटा बहुत एक्सपेंसिव है, हमारे पास अवेलेबल नहीं है और इसको रेफ्रिजरेशन की जरूरत होती है, इसलिए हम मोस्टली यूज नहीं करते, फाइन। सो मेडिकल ट्रीटमेंट का सक्सेस रेट कितना है? 85 to 95। कौन सा ड्रग यूज होता है? मीजोप्रिस्टोल, व्हिच इज अ PGE1 एनालॉग, फाइन। सर्जरी में क्या करेंगे? सक्सेस रेट आप मुझे बताएंगे सर्जिकल का कितना होना चाहिए? हर किस्म के मिसकैरेज के लिए सर्जिकल ट्रीटमेंट यूज हो सकती है और गायनेकोलॉजिस्ट के लिए भी बड़ा इफेक्टिव होती है, मुझे बहुत सारे पैसे मिल जाते हैं, एक्सपेक्टेड में जनरली नहीं मिलते, ठीक है। सो कौन से दो मेथड से हम इसको कर सकते हैं? वन इज सक्शन इवैक्यूएशन अंडर, आप लोगों ने देखी है अभी तक लेबर रूम में कोई सक्शन इवैक्यूएशन होते हुए? अभी नहीं देखी, ओके। DNC देखिए, डोंट यूज द वर्ड्स DNC नाउ, डोंट यूज ERPOC। क्या होता है ERPOC? नो प्रोटीन प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन। बेटे जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड वर्ड है वो सक्शन इवैक्यूएशन, ठीक है। जो लेबर रूम में वैसे देखिए माजर के साथ वो सही नहीं हो रही होती, वो यूजुअली ये हम अंडर एनेस्थीसिया करते हैं, दिस सक्शन इवैक्यूएशन, ठीक है।
और अगर एनेस्थीसिया अवेलेबल ना हो तो हम क्या यूज करते हैं, दिस इज कॉल्ड मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन, ठीक है। दिस इज बेसिकली अ डिवाइस, मैं भी आपको इसको पिक्चर दिखाती हूँ। सो दिस इज द डिवाइस, फाइन। This procedure is done under local anesthesia which is applied to cervix, and this is the device which is used for suctioning of the products of conception, ठीक है। So इधर चली जाऊं तो ये this is the view how we go for this suction evacuation under anesthesia। ये वो कसकोस स्पेक्ट्रम है जो आपने मुझे बताया, आप देख चुके हैं। ये कैनुला है बेटा, ये स्टील का है, बट मोस्टली वी यूज अ रबर प्लास्टिक कैनुला टू अवॉइड द रिस्क ऑफ यूट्राइन perforation. This is put, and this fetus, the fetus tissue which is present inside the uterine cavity, this is sucked out. So fine, treatment options क्या क्या पढ़ ली, medical, surgical and expectorant. और expectorant is very much effective for miscarriage. ऐसे डॉक्टर? So let's move ahead. Threatened कौन बताना चाह रहा था, threatened में क्या करना है, रीअश्योर करेंगे उससे। सो जो रेस्ट करना चाहते हैं थ्रेटेंड में कोई काम नहीं करना, सिर्फ रीअश्योरेंस करनी है, एंड दिस इज गोइंग टू कंटिन्यू इन 95% ऑफ द केसेस। देयर इज नो रोल फॉर प्रोजेस्टेरोन थेरेपी और एचसीजी एडमिनिस्ट्रेशन। प्लीज रिमेंबर ओनली रीअश्योरेंस, बिकॉज 95% में ये वैसे ही कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है। जो नेक्स्ट एंटिटी थी वो किसकी थी, रिकरेंट मिसकैरेजेस की। सो रिकरेंट में क्या करना है, ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट द कॉज। अब डॉक्टर साहब आप पूछ रहे थे, आपने मुझसे क्वेश्चन किया था डाउन के लिए, इज देयर एनी ट्रीटमेंट व्हिच इज अवेलेबल फॉर डाउन सिंड्रोम? नो। सो व्हाट यू विल डू, यू विल ओनली कॉन्सेंट्रेट ऑन ज्यादा से ज्यादा पेरेंटल कैरोटाइपिंग करा सकते हैं। इवन इफ यू आर गोइंग टू मेक अ डायग्नोसिस, you can't available with the patient any sort of the medicine. This is clear? Fine. वो आगे प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस होता है, दिस इज मोर देन योर लेवल, बट दिस इज जस्ट एन ऑप्शन। अदरवाइज नो ट्रीटमेंट इज अवेलेबल फॉर क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज। सो अगर सेप्टम आपने मुझे वहां से बनवाया था तो रिसेक्ट कर देंगे, फाइब्राइड होगा तो मूव कर देंगे, इनकॉम्पिटेंस होगी तो, और एपीएस के लिए क्या करेंगे, low dose aspirin as well as heparin. And is there any role for empirical treatment? Empirical treatment होती क्या है, do you know? जी, empirical treatment क्या होती है? So any treatment which is not proven by any sort of the trials, this is called empirical treatment. लेकिन इस treatment का वो side effect भी नहीं होता। जैसे जब थ्रेटेंड मिसकैरेज, आप लोगों में से जो भी गायनेकोलॉजिस्ट बनेंगे आप देखेंगे कि सब लोग थ्रेटेंड मिसकैरेज में प्रोजेस्टेरोन भी पेशेंट्स को एडवाइस कर रहे होंगे और साथ में एचसीजी भी उसको एडवाइस कर देंगे, बट दिस आर ऑल एम्पिरिकल ट्रीटमेंट जो प्रूवन बेनिफिट्स इनके नहीं है, लेकिन क्योंकि कोई डिसएडवांटेज नहीं है तो हम एज अ प्लेसिबो इनको ये ट्रीटमेंट एडवाइस कर देते हैं। फाइन। सो मेडिकल सर्जिकल स्पेक्ट्रम, एनी कंफ्यूजन? आगे चले। सो we are going with the end of our lecture. So at the end of this 1 hour session हमारे learning objectives क्या था, students will be able to जल्दी से कर दो ताकि हम इसको complete करें। Miscarriage क्या था? Before? अब हम 24 weeks नहीं बोलेंगे, जब आप बेटी बोलेंगे तो पूछेंगे तो specify कर देंगे कि this is 24 weeks. Fine. Causes? Very good. तो मोस्टली कौन कौन सी कॉजेज हैं जो इम्पोर्टेंट है? क्रोमोसोमल, यूट्राइन एब्नॉर्मलिटीज और इन्फेक्शंस, ड्रग्स, वेरी गुड, और मेटर्नल डिजीजेस एंड सर्वाइकल इनकम्प्लीटेंस। थर्ड लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या था? आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिसकैरेजेस। ओके, कार्डियक एक्टिविटी किस मिसकैरेज में एब्सेंट होती है? वेरी गुड। इनएविटेबल मिसकैरेज में सर्वाइकल लॉस को क्या होता है? ओपन। ओके, गुड। सो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हम कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं? थ्रेटेंड मिसकैरेज में कौन सी ट्रीटमेंट देनी है? रीअश्योरेंस, नो रोल ऑफ एम्पिरिकल ट्रीटमेंट। रिकरेंट मिसकैरेज में क्या करेंगे? वी विल जस्ट ट्राई टू फाइंड द कॉज एंड देन ट्रीट इट। ओके, और कौन सा मिसकैरेज है जिसमें एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट हेल्पफुल नहीं होती? वेरी गुड। सो सब कुछ आ गया है। सो अब टेस्ट की तरफ चलते हैं। सो 3 ग्रुप्स मौजूद है ना, 1 2 3। पहला टेस्ट फर्स्ट ग्रुप के लिए एक सिनेरियो है, 25 years old लेडी, ग्रेविडा 3, पैरा 2, 10 वीक्स पे आई है, माइल्ड एब्डोमिनल पेन एंड स्लाइट वेजाइनल ब्लीडिंग।
So she is hemodynamically stable. On vaginal examination, cervical os is closed. And ultrasound shows 10-week size fetus with positive cardiac activity. G. What is the diagnosis and how you will treat? Very good. Fetal miscarriage and treatment? Expectant महीना. जी. आप सब राजी हैं यही treatment है? So, second group. 20 years old, primary gravida, 8-week gestation with absence of pregnancy symptoms. She is not having any abdominal pain or vaginal bleeding. Cervical os is closed. On ultrasound, there is 7 weeks fetus with absent cardiac activity. Yes, diagnosis. Very good. Treatment. Treatment. Medical, very good, and surgical. Expectant भी कर सकते हैं? No. Good. Third group. 30 years old, consecutive 3 second trimester miscarriages. On pelvic ultrasound, TVS adoption. There is a uterine septum running through whole length of the uterine cavity. Diagnosis. Excellent. Treatment. So this is called septoplasty, जिसमें हमने सर्जरी करके उस सेप्टम को निकाल दिया. So this is all clear. Any questions? नहीं है तो फिर मैं पूछ लूंगी. यही होता है जी. Any questions? Everything is clear? जी डॉक्टर सर. मिसकैरेज में एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट का रोल इसलिए नहीं होता कि हमने आपको ये बताया कि ये 2 मिसकैरेजेस हैं जिनमें ऑस जो है वो क्लोज है. प्रेग्नेंट तो उसको तो हमने कहा था कि वैसे कंजर्वेटिवली मैनेज करना. दूसरा हमने क्या कहा था कि मिसकैरेज है, ठीक है, उसमें भी ऑस क्लोज है. एक्सपेक्टेड यूजुअली हमें हेल्पफुल उस वक्त होते हैं जब ऑस ओपन होती है, जैसे इनएविटेबल होगा या इनकम्प्लीट मिसकैरेज. अब समझ आ गई है. जब ऑस क्लोज पड़ी होगी तो हम कब तक बैठेंगे इस इंतजार में कि ऑस खुले और आगे से काम शुरू. ठीक है. और एनी अदर क्वेश्चन? जी बेटे. ओके. सेप्टिक मिसकैरेज के लिए व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू गिव दिस ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कवर. और ये आपने ख्याल रखना है कि जब एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब कर रही हो तो उसमें ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव और एनारोबिक कवरेज जरूर होना चाहिए. ठीक है. तो सेप्टिक में यूजुअली क्या होता है कि दिस इज इनकम्प्लीट. यूजुअली जो होता है जो टाइम पर आके आता है ना, सो वो यूजुअली गिव दिस एंटीबायोटिक कवर फॉर 24 आवर्स और 24 आवर्स के बाद हम उसको सक्शन इवैक्यूएशन की तरह प्रोसीड कर जाते हैं. क्योंकि अगर मैं एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट करूंगी या मेडिकल करूंगी तो बहुत टाइम ले जाएगी और इन्फेक्शन जो है वो मजीद स्प्रेड हो जाएगी. फाइन. एनी अदर क्वेश्चन? नहीं है, मैं पूछ लूँ. सो थैंक यू. आप एक वीडियो देख लीजिए जो गायनेकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं और वो वीडियो आ नहीं रही. इसको बनाना वीडियो के लिए ना, इसको तो मैं स्टॉप कर दो. I'm a practicing obstetrician gynecologist and I've performed over 1,200 abortions. Today I'm going to describe a first trimester surgical abortion called suction DNC, dilatation and curettage. This is the most frequently performed abortion and is used typically from 5 to 13 weeks of pregnancy. After administering anesthesia, the abortionist uses a speculum like this. This is placed inside the vagina and opened using this screw on the side, allowing the abortionist to see the cervix, the entrance to the uterus. The cervix acts as a gate that stays closed for the duration of pregnancy, protecting the baby until it is ready for birth. The abortionist uses a series of metal rods called dilators, like these, which increase in thickness, and inserts them into the cervix to dilate it, gaining access to the inside of the uterus where the baby resides. The baby has a heartbeat, fingers, toes, arms, and legs, but its bones are still weak and fragile. The abortionist takes a suction catheter like this one. This is a 14 French suction catheter. It's clear plastic, about 9 inches long, and it has a hole through the center. It is inserted through the cervix into the uterus. The suction machine is then turned on with a force 10 to 20 times more powerful than your household vacuum cleaner. The baby is rapidly torn apart by the force of the suction and squeezed through this tubing down into the suction machine, followed by the placenta. Though the uterus is mostly emptied at this point, one of the risks of a suction DNC is incomplete abortion. Essentially, pieces of the baby or placenta left behind. This can lead to infection or bleeding. In an attempt to prevent this, the abortionist uses a curette to scrape a lining of the uterus. The curette is basically a long-handled curved blade.
Once the uterus is empty, the speculum is removed and the abortion is complete. Risks of suction D&C include perforation or laceration of the uterus or cervix, potentially damaging intestine, bladder, and nearby blood vessels, hemorrhage, infection, and in rare instances, even death. Future pregnancies are also at a greater risk for loss or premature delivery due to abortion-related trauma and injury to the cervix. So this is fine. Any question? So I will recommend कि आपकी जब लेबर रूम में ड्यूटीज लगेगी तो प्लीज ट्राई टू सी दिस प्रोसीजर. लिस्ट पे भी होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि जब आपका ऑस्पिटेशन होगा तो हम इंस्ट्रूमेंट जरूर रखते हैं. आपने आइडेंटिफाई करना होता है और उसके स्टेप्स बताने. ठीक है, फाइन. सो प्लीज फीडबैक फॉर्म फिल कर लीजिए और इसके बाद मुझे हैंड ओवर करके एंड देन वी विल हैव टू मूव टू द थिएटर. फाइन. इधर रेडी हो गया आप लोग, देखो और काम करिए. उसके बाद इसको क्लोज कर दो. थैंक यू.